तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो एन्यूरिज्म है। आपको सबसे पहले समझना है कि एन्यूरिज्म का मतलब होता क्या है। तो कुछ नहीं होता, लोकलाइज एबनॉर्मल डायलेशन होता है किसी चीज़ का, वेसल की वॉल का, ऑफ हार्ट का। ठीक है, तो इसका भाई मेन रीज़न हमारा यही होता है कि ड्यू टू द थिकनिंग, मतलब एक तरीके से जो थिनिंग हो गई, पतली हो गई, जो खून की नली किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। जैसे मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर जब जो खून की नली है वो कैसी हो गई, पतली हो गई। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्लड वेसल है वो कोलेजन से बनी होती है। यहाँ पर कहीं ना कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी इसलिए। ठीक है, मेन रीजन ये होता है। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो दो तरह के टाइप होता है, ट्रू एंड वी हैव अ फॉल्स और स्यूडो। ठीक है, तो देखो ट्रू के अंदर क्या होता है कि भाई इन्वॉल्व करता है ऑल द थ्री लेयर, मतलब कि टूनिक, एडवेंटिशिया, इंटेमा, ठीक है, एंड मीडिया। ठीक है, तीनों लेयर को ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, और खून की नली। तो इसमें मैंने देखो ये तीनों लेयर दिखा रखी है कि इसमें तीनों लेयर ऐसे खुद डायलेट होती है, मतलब जो तीनों लेयर बाहर की तरफ आती है। ठीक है, उसको ये हो जाएगा हमारा ट्रू। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम हमें देखने को मिलता है, एंटीरियर ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसम्यूरल हमेशा याद रखना, जो जहाँ पर भी ये ट्रांसम्यूरल वर्ड हो, मतलब कि ऑल द थ्री लेयर्स की बात हो रही है। एंटीरियर ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, बात करें इसकी स्यूडो की, तो स्यूडो के एरिया में बात करेंगे तो ड्यू टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमाटोमा। किसके कारण गाइस, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमाटोमा के कारण। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो खून की नली है, यहाँ पर क्या हुआ, हीमाटोमा। व्हाट डू हीमाटोमा, मतलब कि खून एक तरीके से जम गया, तो होगा क्या, वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इट कम्युनिकेट विद द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या, बाहर वाली लेट अज्यूम एडवेंटिशियल लेयर तो फूल गई, लेकिन यहाँ पर जो इंटेमा लेयर थी उसमें क्रैक लग गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर जितना भी ब्लड था वो बाहर की तरफ गया। तो यदि मैं बाहर से क्रॉसली देखूँ एज अ सर्जन, तो मुझे लगेगा कि यहाँ पर ये एन्यूरिज्म हो रखा है। क्या हो रखा है, एन्यूरिज्म हो रखा है। लेकिन हकीकत इट इज अ फॉल्स एन्यूरिज्म। वाई, एनोरिज्म की डेफिनेशन कहती है कि सारी की सारी तीनों की तीनों लेयर जब वो डायलेट करे, क्या बोला, तीनों लेयर डायलेट करे, तब उसको वो बोलते हैं क्या, अपना ट्रू एन्यूरिज्म। लेकिन यहाँ पर एक लेयर सिर्फ डायलेट कर रही है, और यहाँ पर जो इंटेमल लेयर वो फट गई थी जिसके कारण लीकेज होने लगा, इसलिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया, इट कम्युनिकेट्स विद द इंट्रावेस्कुलर स्पेस। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए पल्सेटिंग हीमेटोमा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वहाँ पर था पोस्ट एंटीरियर, यहाँ पर है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन रप्चर। ठीक है, तो पोस्ट एम आई रप्चर्स का नाम है, इजीली देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन द शेप। तो भाई बेस्ड ऑन द शेप के लिए अपन बात करें तो सेक्युलर एन्यूरिज्म होता है, एक होता है फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। ठीक है, तो सेक्युलर का मतलब क्या हो गया, स्पेरिकल आउचिंग होना, मतलब स्पेयर के फॉर्म में आउचिंग होना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, बेरी। बात करें फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म में क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंशियल। सर्कमफ्रेंशियल में सिलेंड्रिकल टाइप का जो एन्यूरिज्म और डायलेशन जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ग्रेटर लेंथ ऑफ वेसल वॉल, काफ़ी मतलब वेसल वॉल की ग्रेटर लेंथ। ठीक है, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस, तो सबसे पहले तो मैंने वही बताया था आपको, वेस्कुलर वॉल डिफेक्ट है, मान लो कि जो खून की नली है उसमें डिफेक्ट है। तो ये किसमें देखने को मिलता है, एकलर डैनलॉस सिंड्रोम में देखने को आपको मिलता है। मैंने बताया था कि कोलेजन की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें फैक्ट्स याद रखने हैं क्या, कि भाई एक्लॉर डैनलॉस सिंड्रोम में कौन सा क्या बोलते हैं, कोलेजन की कमी होती है, तो याद रखना टाइप 3 कोलेजन। और ऑफकोर्स एंडोथेलियम में भी यही होता है। बात करें जिसकी दूसरा रीजन है एबनॉर्मल ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग। एबनॉर्मल सिग्नलिंग होने के कारण, जिसके कारण क्या होता है, वेस्कुलर जो मतलब होता है क्या है कि ये जो फैक्टर है, विजिस ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग, ये ऐसा सिग्नल पाथवे होता है जो क्या करता है, जब कोई भी चोट लगती है हमारी वेसल वॉल को, उसकी रीमॉडलिंग करता है, मतलब उसको वापस से सही करता है। यदि इस चीज़ के अंदर हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो साफ सी बात है कि हमारी जो वेसल वॉल जो ठीक होनी थी, मतलब वो रीमोल्ड होनी थी, मतलब सही होनी थी, चोट के कारण जो खराब हो गई थी, वो अच्छे से हो नहीं पाएगी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एबनॉर्मलिटी इन दिस पर्टिकुलर जीनियस। सो व्हाट इज द एग्जांपल, ये मार्फन सिंड्रोम, जिस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, और मार्फन सिंड्रोम की अपन बात करें तो इसमें एक चीज़ याद रखना, एक तरीके से फैक्ट ही है। देखो दो सिंड्रोम्स आपको मैं वो करवाता हूँ कंपेयर, एक है मार्फन सिंड्रोम, दूसरा है लॉइस डेट्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है इलास्टिन के कारण, लेकिन जो मार्फन सिंड्रोम है उसमें डिफेक्ट होता है फिब्रिलिन के कारण। ठीक है, फिब्रिलिन के कारण, एंड कॉजिंग द सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन, सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द, मतलब एक तरीके से एब्डोमेन आयोटिक एनेरिज्म का क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज होता है किस चीज़ का, एब्डोमेन आयोटिक एनेरिज्म का। ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द असेंडिंग आयोटिक एनेरिज्म का क्या होता है, हाइपरटेंशन। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें
गाइस एक बार आप है ना एब्डोमेन आयोटिक एनेरिज्म में एक बार देख लेना, क्वेश्चन एक बार आ चुका है शॉर्ट नोट, ठीक है। और एक आता है सिप्लेटिक एनेरिज्म, इसका एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कहते हैं कि जो सिप्लेटिक एनेरिज्म होता है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, टर्शियरी सिप्लिस के साथ, ठीक है। और ये अफेक्ट करता है मेनली असेंडिंग अयोटा पे अफेक्ट जाके करता है एंड वासा वेसुरम पे, ठीक है। और कहते हैं इसका एज अ ग्रॉसली एज अ सर्जन आप कैसे पहचान पाओगे, कहते हैं इसका ट्री बार्क अपीयरेंस होता है, जैसे जो ट्री की जो बार्क होती है वैसा अपीयरेंस होता है। और ट्री बार्क अपीयरेंस आपको एक तो सिप्लाइटिस एनेरिज्म में देखने को मिलता है और लंग हिस्टोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलता है, तो आपको एक फैक्ट याद रखना है।